नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। विंग्स क्लासेस के इस टेस्ट सीरीज में आपका जोरदार स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि विंग्स क्लासेस लगातार बीएसएससी और बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज की मुहिम को चला रहा है, जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो चुका है। और आपको जल्द से जल्द हमारे टेस्ट सीरीज को यहाँ पे इनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बीएसएससी के अगर एग्जाम की बात करें, बिहार के एग्जाम की बात करें, मतलब बिहार दरोगा के एग्जाम की बात करें, तो बहुत जल्द ये एग्जाम बिहार में कंडक्ट होने वाला है। तो आपको अपनी तैयारी जबरदस्त करना पड़ेगा और अपनी सफलता की उड़ान के लिए आपको विंग्स क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको एक सफलता की नई उड़ान मिलेगी। तो चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है बिहार दरोगा का टेस्ट 3 पेपर। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में बेरोजगारी जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गंभीर समस्या बन गया है ये। तो इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक योजना लाया था वर्ष 2005 में। याद रखिएगा, 2005 में एक योजना लाया था रोजगार के लिए, जिसको हम नरेगा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? नरेगा कहते हैं। क्लियर? लेकिन क्या हुआ कि इस नरेगा को थोड़ा सा डेवलप किया गया, यानी कि वर्ष 2009 में, यानी कि वर्ष 2009 में इसी नरेगा को क्या बोला गया? मनरेगा बोला गया। और यह मनरेगा क्या कर रहा है? यह लोगों को जॉब दे रहा है, लेकिन कहाँ पे? ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण परिवारों पे। और जो गारंटीकृत दिनों की ये बात कर रहा है, यानी कि जो हमारा आंसर है, देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दिनों की गारंटीकृत, तो कितने दिनों की गारंटीकृत करता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा 100 डेज। कितना? तो 100 दिन के लिए करता है। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मनरेगा जो है वह कब आया गया था? तो 2009 में इसको स्थापना किया गया था। और नरेगा जब आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आपको क्या कहना है? 2005। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रधानमंत्री जो रोजगार गारंटी योजना की जो हम बात करते हैं, इसकी एक्ट की जो बात करते हैं, यह किस वर्ष स्टैब्लिश किया गया, किस वर्ष स्थापित किया गया मेरे भाई? तो 2009 में इसको स्थापित किया गया। क्लियर? इस बात पे ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला था? देखिए, अगर हम तिरहुत षड्यंत्र की बात करें तो याद रखिएगा इससे संबंधित कौन थे? अपने योगेंद्र शुक्ल साहब थे। कौन थे? योगेंद्र शुक्ल साहब थे। लेकिन क्वेश्चन पता है यहाँ पे क्या पूछा गया एक बार, कि ये जो योगेंद्र शुक्ल जी हैं, इनके ऊपर जो षड्यंत्र केस चला, जो षड्यंत्र का मुकदमा चला, वो किस वर्ष चला? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो मुकदमा चला है मेरे भाई 1930 को चला है। कब चला है? 1930 को चला। इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से मेरे भाई पूछा गया है। क्वेश्चन जो मेरे भाई यहां से पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि जो तिरहुत षड्यंत्र का जो मुकदमा था योगेंद्र जी पर कब चला था मेरे भाई? 1930 को चला था। इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये, क्योंकि अपने बिहार से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम परिवर्तित हुआ था? देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम परिवर्तित हुआ था? तो याद रखिएगा 1954। कब हुआ था मेरे भाई? 1954 में परिवर्तित हुआ था। इस बात पे ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति कौन है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लोकसभा। चलिए थोड़ा सा हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट्स है, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट मेजर अंग है उसके। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और कौन? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मतलब जो अपना संसद है, जो अपना पार्लियामेंट है, इसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से, या फिर कितने अंगों से मिलकर के बना होता है? तो 3 अंगों से मिलकर के बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो उसी में क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई कि लोकसभा की शक्ति कौन सी है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो लोकसभा की शक्ति को दिखाता है। तो ऑप्शंस क्या है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा। संविधान में संशोधन करती है। देखिए चलिए ठीक है, संविधान में संशोधन कहने क्या मतलब? अमेंडमेंट करती है। तो क्या अकेले ही अमेंडमेंट करती है लोकसभा? लोकसभा अकेले तो अमेंडमेंट नहीं करती है। यानी कि किसी भी संविधान में संशोधन का जो प्रक्रिया है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों का सहमति चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम चले तो सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम बात करते तो सिर्फ ये लोकसभा की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा प्रॉपर गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर क्वेश्चन ये रहता कि निम्नलिखित में से लोकसभा, राज्यसभा की शक्ति कौन कौन सी है, तो मेरे भाई संविधान में संशोधन कर सकती है, ये परफेक्ट आंसर था। लेकिन सिर्फ लोकसभा बोल रहा है, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। बिल्कुल सही आंसर है।
अभी हमने आपसे कहा ना कि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। बिल्कुल ये सटीक पॉइंट है मेरे भाई, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी की हम बात करते हैं, सामान्यता विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। चलिए धन विधेयक से संबंधित चलो ठीक है, लोकसभा के पास पावर है, लेकिन समान विधेयक की जब हम बात करते हैं तो क्या यही से पारित करेगा, जी नहीं। धन विधेयक के मामले में सिर्फ पावर किसके पास है, अपने लोकसभा के पास पावर होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल विधेयक की बात करें, सामान्य बिल की बात करें, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सहमति चाहिए, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन बी क्या हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि अपने लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में, याद रखिएगा कितने सीट्स हैं, आपको बताना पड़ेगा कितने सीट्स हैं भारत की जो लोकसभा है, तो इसमें कितने सीट्स हैं आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट में आना चाहिए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सरकारी ऋण, याद रखिएगा निम्नलिखित में से क्या सरकारी ऋण की आवश्यकताओं को इंगित करता है। समझिएगा क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सरकार के ऋण की आवश्यकताओं को इंगित करता है। कहने का क्या तात्पर्य है भाई, कि मतलब इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या कह रहा है कि सरकार को ऋण के बारे में बता रहा है, यानी सरकार ऋण कब लेती है, सरकार उधार कब लेती है। बहुत इजी क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत इजी है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा इजी करते हैं। सपोज डेट आप मानिए कि आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके पास हमने कहा कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, चलिए इसके पास 1000 रुपए है, इसका इनकम कितना है 1000 रुपए है, लेकिन इसने क्या किया, खर्च कर दिया मेरे भाई 1500 रुपए। कितना खर्च कर दिया, 1800 रुपए खर्च कर दिया, 1500 रुपए खर्च कर दिया। हमने कहा चलो इसने 1800 रुपए खर्च कर दिया। अब सोचिए इनकम इसका 1000 है और खर्च ने कितना किया 1800 कर दिया। तो ये जो 800 रुपए एक्स्ट्रा जो खर्च कर रहा मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं ये तो घाटे में जा रहा है ना। अब ये 800 रुपए कहां से लाएगा, या तो किसी से उधारी लेगा ये, या ब्याज पे उठाएगा। तो कहने का तात्पर्य तो वही है ना कि जब पैसा कम हो रहा है, जब आप घाटे में जा रहे हैं, तो क्या करते हैं आप, ऋण लेते हैं। वही चीज है कि सरकार ऋण ले रही है, इसका मतलब क्या है, सरकार घाटे में जा रही है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, यानी कि वित्तीय घाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन में किस राज्य द्वारा 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अपने बिहार से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग और क्या अपना बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन के लिए आपको पता होगा कि इसके लिए कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा फेमस है, और इसी स्टेट का ये क्या एक कल्चर है, ये तो अपना बिहार। क्या है, अपना बिहार, जो मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता 10 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मलबा तक फैली हुई है। तो देखिए आपको बताना पड़ेगा जो अपना सिंधु घाटी सभ्यता है, जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो कितने वर्ष पुरानी है। बहुत से बच्चों ने इसका बहुत गलत आंसर दिया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कॉमन आंसर है इसका। बहुत से लोगों ने क्या किया, आंसर क्या डाल दिया है, वो ऑप्शन बी डाल दिया है, जबकि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 3000 बीसी पूर्व। अच्छा याद रखिएगा, यहां जब बीसी की बात कर रहे हैं ना, बीसी इसी को बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है। आपको पता होगा कि पहले हमारे यहाँ बीसी चलता था और एडी चलता था। पहले बीसी का मतलब क्या था, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, एंड एडी का मतलब क्या था, एनो डोमिनी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस वर्ड को चेंज कर दिया गया है, और आज जिस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, बीसी की जगह पे हम यूज करते हैं बी, सी और ई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, एंड एडी की जगह पे यूज करते हैं मेरे भाई सीई, यानी कि कॉमन एरा यूज करते हैं। क्लियर, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी कि बीसीई और एडी है कि जब हम बात करते हैं तो क्या हो गया हमारा, तो याद रखिएगा ये हमारा पहले जो बीसी था, ये जब एडी की बात करते हैं, दोनों का आज नया नाम आ गया है, एक बीसी और दूसरा हमारा सी, यानी कि कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था कहां पे, साइबर, याद रखिएगा साइबर पुलिस स्टेशन की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, तो कहां पे किया गया था, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में किया गया था। कहां किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था। और कब किया गया था मेरे भाई, वर्ष 2001 में किया गया था, याद रखिएगा। यानी कि वर्ष 2001 में, याद रखिएगा वर्ष 2001 में क्या किया गया था, साइबर पुलिस स्टेशन का स्थापना किया गया था। कहां पे, अपने बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सबसे पुराना तारामंडल कहाँ है? बहुत इजी है, पुणे में है। बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर कि भारत का सबसे पुराना तारामंडल कहाँ है मेरे भाई? तो अपने पुणे में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवारी प्रणाली की विशेषता है? देखिएगा इसमें ऑप्शंस इंग्लिश में प्रिंट हो गया है पर ध्यान देना है आपको, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। देखिए ये रैयतवारी व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई। आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश था, यानी कि 1790 के बाद हम जब बात करते हैं तो ब्रिटिश ने यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस किए अपने लैंड रिफॉर्मेशंस को लेकर के, एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशंस को लेकर के। उसी के संदर्भ में क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक अस्थाई बंदोबस्त, एक रैयतवारी और एक महालवारी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस हम क्लास में करते हैं। बस ये हमारा क्वेश्चन सीरीज है जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। बाकी इस चीज़ की जो भी जानकारी आपको लेनी है, आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये सारी घटनाएं मानो कि अभी चल रही हो हमारे साथ। ये सारा चीज़ हम फुल्ली क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन सीरीज है, बस मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1719 के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं एक अस्थाई बंदोबस्त जो कि 1793 में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद रैयतवारी की हम बात करते हैं, याद रखिएगा रैयतवारी की बात करते हैं, और लास्ट हमारा क्या है, महालवारी। क्या है हमारा भाई? महालवारी। ये तीनों जो व्यवस्थाएं थी ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था और अलग अलग क्षेत्रों में लाया गया था, जहां पर कृषि में क्या था कि लगान वसूल करने का काम दिया गया था। तो उसी में किसके बारे में पूछ रहा है? तो रैयतवारी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा रैयतवारी को लाने वाला कौन था मेरे भाई? थॉमस मुनरो। यानी ये किसके दिमाग की उपज है? थॉमस मुनरो। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा रैयतवारी किसने लाया था? 1792 में लाया था मेरे भाई। किसने? थॉमस मुनरो ने लाया था। बिल्कुल सही। इसने क्या किया कि जो भी बीच के माध्यम लोग थे, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम दलाल भी कह सकते हैं तरीके से, जिसको मीडिएटर भी कह सकते हैं, बिचौलिया भी कह सकते हैं, इनको इन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? जो पीजेंट हैं, जो किसान है, वो और गरीब होने लगे। भाई सीधी सी बात है, अगर आपसे हम लगातार ज्यादा लगान लेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो किसान क्या होने लगे? गरीब होने लगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? इसको कहां पे स्टार्ट किया गया? मद्रास और बॉम्बे। देखिए मद्रास में तो किया गया था मेरे भाई, पर बॉम्बे में नहीं किया गया था। तो बॉम्बे हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 1 2 3 4 की जब हम बात करते हैं तो हमारा 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वामित्व वाले आगतों की लागत का क्या अभिप्राय है? याद रखिएगा क्वेश्चन बड़ा अच्छा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले स्वस्वामित्व वाले आगतों की लागत की क्या अभिप्राय? तो याद रखिएगा अंतर्निहित लागत होता है। क्या होता है यह? अंतर्निहित लागत होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए जब ज्यादा पैसा लगने लगता है, जब ज्यादा खर्च होने लगता है, तो उसी से संबंधित ये बात कर रहा है, जिसका हम कोई भी एक दायरा नहीं निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, निगम कर क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? देखिए कॉर्पोरेट टैक्स को पढ़ने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारा टैक्स है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि एक हमारा होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा हमारा होता है अप्रत्यक्ष कर। तो जब हम प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं, जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, और जब हम अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं, जहां पर हम क्या देखते हैं कि बीच का एक आदमी होता है। जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या करते हैं कि आप टैक्स देते हैं, टैक्स तो आप देते हैं, पर वो टैक्स का बिल कौन भरता है? जहां से आप सामान लेते हैं। तो हम लोग क्या, जैसे जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी किस में आता है? अप्रत्यक्ष कर में आता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके बारे में? कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि क्या है? जो कि हमारा एक प्रत्यक्ष कर है। याद रखिएगा कॉर्पोरेट टैक्स क्या हमारा एक प्रत्यक्ष कर है, जो किस पर लगाया जाता है? कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, कंपनियों के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि निगम कर किस में आता है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका प्रत्यक्ष कर में आता है मेरे भाई। किस में आता है? प्रत्यक्ष कर में, यानी कि डायरेक्ट टैक्स में आता है। याद रखिएगा किस में आएगा? डायरेक्ट टैक्स में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत अच्छी बात है, किरण बेदी। आपको पता होगा किरण बेदी के बारे में, जो कि फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी लेडी में। ठीक है ना? तो किरण बेदी ने एक पुस्तक लिखा है, कौन सा? याद रखिएगा व्हाइट वेट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अपनी किरण बेदी। तो याद रखिएगा ये कौन है? ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि हम बात करते हैं, मतलब एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड में, कौन सा? फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि जो हमारा प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये हम कब कब सेलिब्रेट करते हैं? तो बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
3 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 3 मई को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस चीज को लेकर के? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्लियर? क्या मनाते हैं मेरे भाई? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरे के किले को किसने बनवाया था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आगरे के किले को किसने बनवाया था? तो बहुत से बच्चों ने क्या हुमायूं आंसर दिया है, कुछ लोगों ने क्या बाबर आंसर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो आपका आगरे का जो किला है वो किसने बनवाया था? तो अपने अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। क्या बनाया था? आगरे का किला इसने बनवाया था। चलिए, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्यों केरल से हुई है? याद रखिएगा, कौन सी ऐसी नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई है, यानी साउथ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली या मोहिनीअट्टम। तो याद रखिएगा कथकली और मोहिनीअट्टम। याद रखिएगा कथकली और मोहिनीअट्टम जो कहां से संबंधित है? जो अपने साउथ इंडिया से संबंधित है। क्लियर? चलिए, ब्रुनोई किस संगठन का सदस्य है? देखिए ब्रुनोई जो है किस संगठन का सदस्य है? तो याद रखिएगा यह जो है आसियान संगठन का क्या है? सदस्य है। किसका सदस्य है मेरे भाई? ये आसियान संगठन का सदस्य है ब्रुनोई। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि इसका आंसर क्या डाला? सार्क डाला है। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, जिन भी बच्चों ने गलत आंसर डाला है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आसियान हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, शेर खां के पिता हसन खां कहां के जहांगीरदार थे? याद रखिए कहां के जागीरदार थे? शेर खां के पिता हसन खान कहां के जागीरदार थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन था? तो सासाराम से। कहां से? सासाराम से। अच्छा, यही जो शेर खान था, याद रखिएगा ये जो शेर खान था, ठीक है, शेर खान के बारे में आपको पता ही होगा, सासाराम से संबंधित है। क्लियर? तो याद रखिएगा शेर खान के जो पिता कौन थे? हसन खान। और ये जो हसन खान थे कहां के जागीरदार थे? तो अपने सासाराम के जागीरदार थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? किस देश ने अपनाया था? याद रखिए संघात्मक शासक के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, कनाडा से लिया गया है। हम लोग क्लास में भी देखते हैं ये सारी चीजों को। तो कनाडा से, याद रखिए कहां पे? कनाडा में सर्वप्रथम इसको अपनाया गया था। याद रखिएगा कहां पे संघात्मक शासक अपनाया गया था सबसे पहले? तो याद रखिए कनाडा में अपनाया गया था। चलिए, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया, यह किस नदी पर है? झेलम, चेनाब, सिंधु या सतलज? बताइए। अभी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, रेलवे पुल, भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया, तो किस नदी के ऊपर बनाया गया? तो याद रखिएगा चेनाब। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया, जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? यानी कि अपना जो एग्रीकल्चर है, स्वतंत्रता से पहले कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो याद रखिएगा 75%। और आज कितना है? आज हमारा 50%। कितना है आज हमारा? 50% है। क्लियर? चलिए, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला क्या है? यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। इसका उद्देश्य कृषि आधुनिकीकरण था। देखिए आप लोग थोड़ा सा आंसर सही कर लीजिएगा आप लोग। ये जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है मेरे भाई, याद रखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दूसरी नहीं, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। किस में लाया गया था मेरे भाई? ये लाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसको लाया गया था। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो हरित क्रांति है, वह 3rd 5-year प्लान में इसको लाया गया था। ठीक है, और उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि कृषि को क्या करना था? आधुनिकीकरण करना था। क्या करना था? आधुनिकीकरण करना था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल और केवल बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल और केवल बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन जो अपने होता है ना, फाइनेंस कमीशन जो वित्तीय आधार पर सारी चीजों का डिसीजन लेता है, तो इसका नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। इसका नियुक्ति याद रखिएगा, फाइनेंस कमिश्नर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जानिए इससे संबंधित एक आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल जो हमारा है, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280, क्या हमारा? आर्टिकल 280, जिसमें भारत के वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई। और इसको नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत के
राष्ट्रपति करते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यानी कि वित्त आयोग क्या नियुक्ति कौन करेगा मेरे भाई? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और फाइनेंस कमीशन जब हम बात करते हैं यानी कि वित्त आयोग की जब बात करते हैं तो किस एक आर्टिकल के तहत है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 280 के तहत ये आता है। क्लियर? चलिए, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है? अपने बॉर्डलॉग साहब है। कौन है? अपने बॉर्डलॉग साहब है। याद रखिए, हरित क्रांति के जनक कौन है? अपने बॉर्डलॉग साहब है। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है? कालिदास देखिए बहुत जबरदस्त ये भी राइटर थे और बहुत गजब गजब इन्होंने किताब लिखा है। तो कालिदास जो है इनमें से किस बुक के वह लेखक नहीं थे? इस बात पे ध्यान रखिए, कालिदास जो है किस बुक के लेखक नहीं थे? मेघदूतम कालिदास का बुक था। याद रखिएगा, मेघदूतम किन्होंने लिखा था? मेघदूतम लिखने वाले कौन थे? कालिदास थे। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो कुमार संभवम किसने लिखा था? तो कुमार संभवम भी किसने लिखा है? तो अपने कालिदास जी ने लिखा है। कौन लिखा है? कालिदास ने लिखा है। तो यानी कि मेघदूतम और कुमार संभवम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ऋतु सहारम की बात करें मेरे भाई तो ये भी किन्होंने लिखा? ये कालिदास ने लिखा। यानी कि मेघदूतम, कुमार संभवम या फिर ऋतु सहारण की बात करते हैं, इन सब के लेखक कौन है? अपने कालिदास जी। लेकिन ये जो आपका ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका उत्तर रामचरित्रम है, याद रखिएगा ये जो हमारा उत्तर रामचरित्रम है इसके लेखक कौन है? याद रखिएगा भवभूति है। कौन है? भवभूति इसके लेखक। याद रखिएगा उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? तो भवभूति है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों मेघदूतम की बात करें, कुमार संभवम की बात करें या फिर ऋतु सहारम की बात करें तो इसके लेखक कौन है? अपने कालिदास जी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस एक आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? तो याद रखिए आर्टिकल 129। आर्टिकल 129। ठीक है, आर्टिकल 129। अच्छा देखिए आर्टिकल 125 क्या कहता है? ध्यान रखिए ये सारा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 125 क्या करता है? ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है मेरे भाई। किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 127 की बात करें तो ये आपका एडहॉक कमेटी की बात करता है मेरे भाई, एडहॉक कमेटी की बात करता है। और आर्टिकल 129 की बात करें तो यह सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित करता है, इसकी चर्चा करता है। एंड आर्टिकल 123 किसकी बात करता है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 123। याद रखिएगा यह अध्यादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह अध्यादेश से संबंधित है। जो कौन जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति जारी करता है। तो ये चारों आर्टिकल आपको मैंने बता दिया किस आर्टिकल में क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आर्टिकल 125 पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की हम बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 127 एडहॉक कमेटी की बात करता है ये। ठीक है, आर्टिकल 129 याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में इसकी बात करता है। एंड जो हमारा आर्टिकल 123 है किसकी बात करता है मेरे भाई? अध्यादेश की बात करते हैं कि ऑर्डिनेंस की बात करता है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कौन सी पैदल सेना शामिल थी? याद रखिएगा कौन सी? हमारी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। कौन सा हमारा? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। बहुत अगर बात करें 1857 का तो ये हमारे भारत का एक ऐसा क्रांति था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया रूप दिया, एक नया मोड़ दिया, जहां से अब हमें ये समझ में आने लगा कि अगर हमें यहाँ पर अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अपने मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिसके बाद क्या होता है कि 1857 के बाद अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा लगातार मूवमेंट स्टार्ट होता है। यानी कि सोचिए क्रांति की जो लॉ है ना, क्रांति की लॉ की जब हम बात करते हैं 1947 में जो हमें आज़ादी मिला उसकी एक लॉ हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो 1857 में। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति है इसकी ज्वाला कहाँ से भड़कती है? तो याद रखिएगा 100 साल पहले यानी कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी, यहीं पर सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि अपने क्षेत्र के लिए, अपनी
स्वतंत्रता के लिए लोग यहाँ पर लड़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर बंगाल का एक घटना में देखने को मिलता है, बैटल ऑफ प्लासी, और इसके बाद लगातार ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहता है। और 1857 यही चिंगारी क्या होता है, एक आग के रूप में भड़क जाता है और पूरे के पूरे भारतीय आंदोलन को एक नया रूप देता है। लेकिन यह जो 1857 का जो रिवोल्ट है कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है और फिर ये मूवमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है तो वह किस प्रकार का बेरोजगारी कहलाता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा हमारा, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी हमारा कहलाएगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए, एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी से क्वेश्चन आपको दिखेगा तो वो किससे दिखेगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से दिखेगा, यानी कि जो हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है आपको पता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है याद रखिएगा, जैसे अगर मान के चलिए हमें जितने मजदूरों की आवश्यकता है, जितने हमें कारीगरों की आवश्यकता है, उससे कहीं अगर अधिक कारीगर काम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिए क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है, ये हिडन एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 50 का, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेयर के बारे में सही कथन कौन सा है? याद रखिए, मेयर के बारे में आपको पता होगा, मेयर नगर निगम जो कि अपने नगर पालिका की बात करें तो उसका हेड कौन होता है, मेयर होता है। जैसे पंचायत के स्तर पे मुखिया होता है, तो नगर के स्तर पे कौन होता है, शहर में देखते हैं ना, टाउनशिप वगैरह में मेयर देखने को मिलता है। तो मेयर के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कथन क्या है, ये नगर निगम का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही। जो अपना मेयर होता है ना वो नगर निगम का प्रमुख होता है। और 74 अमेंडमेंट एक्ट, 74 अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, जो हमारा 12वां संविधान, सॉरी जो हमारा 12वां शेड्यूल है ना, यानी कि जो हमारा 12वीं अनुसूची है, जिसके तहत हम किसकी बात करते हैं, हम मेयर की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मेयर के बारे में या फिर नगर निगम के बारे में किस एक अनुसूची में जानने को मिलता है, तो 12वीं अनुसूची में। ठीक है, एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, तो ये हमारे नगर निगम से संबंधित है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सिकोन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पर आपको देखने को मिलेगा? सिकोन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग आपको कहां दिखेगा? तो नाम सुन के ही लग रहा है कहां आपको दिखेगा, यह जापान में। खालो पान आए जापान, क्या है आंसर हमारा, क्या हो जाएगा, जापान। चलिए, लावनी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा जी, ये जो अपना लावनी नृत्य शैली है किससे संबंधित है, तो अपने महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार, बिंदुसार नहीं पूछ रहा है, बहुत से लोगों ने इसको गलत किया है, उन्हें लगा बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंबिसार पहले आता है, बिंदुसार बाद में आता है। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त का बेटा है। और बिंबिसार की बात करो तो यह हर्यक वंश का राजा है। तो याद रखिएगा, बिंबिसार किस वंश से संबंधित है मेरे भाई, तो यह हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित है। बहुत से लोगों ने क्या कि मौर्य वंश लगा दिया, बाकी गलत आंसर है मेरे भाई। बिंबिसार किससे संबंधित है, तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? अपने कुमारगुप्त भैया थे। कौन थे? कुमारगुप्त भैया। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किसने किया था मेरे भाई? आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए, गुजरात का एक शहर है जो डायमंड के लिए फेमस है। वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट या सूरत? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया था, सूरत हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरत हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य, चलिए किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये पिंगलवत्स, पता है, ये इसका भविष्यवाणी कभी गलत हुआ ही नहीं, कभी नहीं गलत हुआ इसका भविष्यवाणी। इसने पता है क्या किया, यह एक्चुअली किसके दरबार में रहता था? याद रखिएगा, यह बिंदुसार के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और
इसने क्या किया था, इसने यहाँ पे भविष्यवाणी किया था कि जो सम्राट अशोक है ना, वो एक महान राजा बनेगा और एक सम्राट राजा बनेगा, और इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हुई। सोचिए, जब सम्राट अशोक जन्म लिया तो उसी समय इनको बुलाया गया था, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य में रहते, दरबार में रहते थे, तो इन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी किया कि जो सम्राट अशोक है बहुत महान राजा बनेगा आगे चल करके, और ये चीज हुआ भी है ना। आप देखते भी हैं कि बिंदुसार के बाद अशोक, सम्राट अशोक जो पूरे के पूरे मगध एम्पायर को संभालते हैं और बहुत पावरफुल राजा के रूप में यह जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो आपका पिंगल वत्स है, पिंगल वत्स है, ये किसके दरबार में था, तो बिंदुसार के दरबार में था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, यानी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी किया हुआ है कि जो हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट है मेरे भाई, यानी कि जो हमारा 42 संविधान, 42 जो हमारा संविधान संशोधन है मेरे भाई, याद रखिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो हमारा 42वें संविधान संशोधन है, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन, इसमें दो चीजों पे ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें 42 अमेंडमेंट एक्ट की, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, पहला चीज याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब लाया गया था, तो 1976 में लाया गया था। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट को कब लाया गया था, तो 1976 में लाया गया था। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था मेरे भाई, कितना, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो 3 शब्द कौन कौन से थे, याद रखिए। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा समाजवाद, क्या था मेरे भाई, पहला था समाजवाद। दूसरा क्या था, धर्मनिरपेक्ष, क्या था, धर्म निरपेक्ष। और तीसरा हमारा क्या था, अखंडता, क्या था, अखंडता। अगर बात करें तो पहला क्या था हमारा, सोशलिज्म था, दूसरा क्या था, सेकुलर था, तीसरा हमारा क्या था, इंटीग्रिटी था। लेकिन इसमें कौन सा 2 वर्ड दिया गया, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। याद रखिएगा इसी धर्मनिरपेक्ष को क्या बोला जाता है, पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, यानी कि सेकुलर कहा जाता है। और दूसरा हमारा क्या है, सोशलिस्ट है, क्या हमारा, सोशलिस्ट है। यानी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, जिसमें से समाजवाद और अखंडता के बारे में, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के बारे में दिया गया है। तो 3 शब्दों में 2 शब्द तो हमारे पास मिल गया, कौन कौन सा, एक समाजवाद और दूसरा हमारा सेकुलर। तो यानी कि जिसमें सोशलिस्ट होगा और जिसमें हमारा सेकुलर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 और 3, देखते हैं किसमें 1 और 3 आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1 और 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए एक बात आता है, यहां पे इंटीग्रिटी लिखा हुआ है, 1 सेकेंड ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए क्या गलत है, सबसे पहला समाजवाद है, ठीक है, ये तो है ही हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट में। फिर हमारा क्या है, सेकुलर भी है। ये जो ईमानदारी दिया गया है, इंटीग्रिटी, इसका मतलब होता है अखंडता, इसका मतलब क्या होता है, अखंडता होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, अखंडता होता है। यहाँ पे वर्ड मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ईमानदारी दे दिया गया, ये गलत है, याद रखिएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ईमानदारी हमारा आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। 42 अमेंडमेंट एक्ट में मात्र 3 शब्दों को जोड़ा गया था, बार बार कह रहे हैं आपसे, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर, तीसरा हमारा इंटीग्रिटी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, और हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अखंडता। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग जब चलते तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। याद है। चलिए, हिमालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, हिमालय दिवस याद रखिएगा 9 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिमालय दिवस मनाया जाता है। मनाते हैं आप लोग। चलिए, नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन यूनिट कब तक लगातार रहता है। देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये जो अपना नियोक्ता है, नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन यूनिट कब तक लगातार रहता है। आंसर दीजिएगा, सीमांत राजस्व उत्पादक शून्य रहने तक, प्रतिलाभ मिलने तक, या फिर औसत राजस्व उत्पादक के बराबर होने तक, या फिर ह्रासमान सीमांत प्रतिफल शुरू होने तक। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर करता है, देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 66, आंसर बताइएगा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ये नियोक्ता के बारे में पूछ रहा है, अधिक से अधिक उत्पादन यूनिट कब तक लगातार रहता है, बताइएगा। देखिए
यहां पे सीमांत राजस्व की बात कर रहे हैं, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी का नाम सुने होंगे आप लोग। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू की बात करता है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू की यह बात करता है, ठीक है। दूसरा ये क्या बात कर रहा है, प्रतिलाभ मिलने तक की बात कर रहा है, औसत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने तक की बात कर रहा है। तो देखिए ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो किसकी बात कर रही है, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, तो यह मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा सीमांत राजस्व उत्पादक शून्य रहने तक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है दो पार्ट में डिवाइड है, एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल। जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते तो एक हमारा ऐसा स्थान है, यानी कि एक ऐसा हमारा क्षेत्र है, एक ऐसा राज्य है जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, यानी कि उस समय का सबसे ज्यादा पावरफुल 16 महाजनपद में से सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल था तो वो कौन था मेरे भाई, मगध। याद है ये मगध, आज का जो पटना की बात कर रहे हैं, ठीक है, आज जिस पटना की बात करें ये पटना को पहले क्या बोला था, मगध बोला जाता था, जो कि पूरे 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा पावरफुल क्या था, यह राज्य था, यह क्षेत्र था। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया था। यानी कि पहला एक ऐसा स्टेट कौन सा है जिसने क्या किया था मेरे भाई, एआई पे आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसने टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को शुरू किया था। तो वो कौन सा स्टेट है हमारा, याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। कौन सा हमारा है, तो मध्य प्रदेश है, यानी कि एमपी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यों में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने का घोषणा किया। याद रखिए 18, कितना 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाएंगे कौन, अपने योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए इसमें कौन सा एक ऑप्शन सही नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं एक बार, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई। जब आप भारत के किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जब जज बनिएगा तो सबसे पहले आपको भारतीय होना चाहिए ना, भारत का नागरिक होइएगा, बिल्कुल सही, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो। सीधी सी बात है भाई, जब आप हाई कोर्ट के जज बनिएगा, जब आप चीफ जस्टिस बनिएगा तो आपके पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। किस चीज को लेकर, वकालत को लेकर के, यानी कि 10 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है, उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। चौथा क्या है, भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया हो। देखिए ए, बी और डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी क्या हमारा, सी हमारा गलत आंसर है। ये जो सी हमारा क्या हो जाएगा, यह गलत है। यहां पर कहीं पर भी 35 वर्ष की बात नहीं करता है, याद रखिएगा। यानी कि क्या बोल रहा है ये, कि उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है मेरे भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। समझ गया ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि 35 वर्ष की कभी ये बात तो करता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट्स 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं। तो बिल्कुल से याद रखिएगा, राइफल शूटिंग, राइफल शूटिंग पे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी। यानी कि 11 प्रांत पे चुनाव हुए थे, आपको पता होगा 11 जगहों पे इलेक्शंस हुए थे, जिसमें से कांग्रेस ने मात्र 7 जगहों पे इलेक्शंस को जीता था। तो ये चुनाव कब हुआ था पता है, ये चुनाव आपका हुआ था 1938 में हुआ था, 1938 में ये आपका चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। तो 1938 के इस चुनाव में जो अपना कांग्रेस है वो 7 जगहों पर जीत हासिल किया था, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को की गई थी, किसके द्वारा ली गई थी। यानी कि 1881 में जो यहाँ पे जनगणना का जो काउंटिंग किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, यह किया गया था आपके डब्ल्यूसी प्लेडॉन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो डब्ल्यूसी प्लेडॉन के द्वारा यह कार्य किया गया था, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है।
यानी अपने भारत की जब बात करते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं, तो अपना भारत अधिकांश जो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग का फॉर्मेशन क्या है इसका, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे भाई, भूमि और हवाई मार्ग के माध्यम से, बिल्कुल गलत आंसर है। भूमि और समुद्री मार्ग के माध्यम से, बिल्कुल गलत आंसर है। भूमि, हवाई और समुद्री प्रत्येक मार्ग के माध्यम से समान रूप से, यह भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, समुद्री और हवाई मार्ग से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, समुद्री और हवाई मार्ग आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि आज जो हमारा इंडिया जो ट्रेडिंग कर रहा है अलग अलग देशों के साथ, जहाँ पे समुद्री मार्ग और हवाई मार्ग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान के चलिए, अगर अभी अमेरिका में कुछ हमें कुछ प्रोडक्ट को भेजना है, अर्जेंट है, तो हम कैसे जा सकते हैं, हम हवाई मार्ग के द्वारा जा सकते हैं। अगर हम भूमि के द्वारा गए तो जाने में अरसा बीत जाएगा हमें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है हमें, समुद्री और हवाई मार्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासन के काल में हुआ था। विक्रमशिला नाम सुने होंगे, भागलपुर। भागलपुर का पुराना नाम क्या मेरे भाई, विक्रमशिला। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, धर्मपाल जी ने किया था। कौन किया था, धर्मपाल जी ने, जो पाल वंश से संबंधित थे। किसने किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, धर्मपाल जी ने किया था, जो अपने पाल वंश से संबंधित थे। याद रखिए, पाल वंश उत्तर भारत का सबसे पावरफुल वंश था, ये भी था। यानी कि इन्होंने बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे एरिया और उड़ीसा जैसे क्षेत्र में अपना अच्छा खासा पावर इन्होंने जमा करके रखा था। इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की किस वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। याद रखिएगा 75, यानी कि 75वें। और किसने किया था, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, तो द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का एक सूक्ष्म वित्त संस्था है। देखिए कौन सा एक जो है आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है मेरे भाई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आरोहण वित्तीय सेवाएं। आरोहण वित्तीय सेवाएं यानी कि आरोहण फाइनेंशियल सर्विस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दे दी है। यानी कि किस देश ने भारत के हॉक आई 360 की तकनीक को क्या कर दिया है, बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। तो कौन सा देश है, तो अपना यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएसए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत लुच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था बता सकते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा शुरू हुआ था 1914 में, 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और कब तक चला था, तो 1914 से 1918 तक चला था। यानी कि 4 वर्षों तक यह युद्ध चला था। कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, यानी कि भुगतान किए जाते हैं। हाई कोर्ट को जो पैसा मिलता है ना, सैलरी, वेतन, मतलब वेतन की बात करें, भत्ते की बात करें, पेंशन की बात करें, ये जो हाई कोर्ट के जज को जो पैसा मिलता है वो कहां से मिलता है पता है, एक्चुअली भारत सरकार नहीं देती, वो राज्य सरकार देती है। लेकिन कहां से, हाई कोर्ट के जजों को जो पैसा दिया जाता है, जो वेतन दिया जाता है, जो सैलरी उनको मिल रहा है, जो भत्ता मिलता है, जो पेंशन मिलता है, वो कौन देता है, वो अपना स्टेट देता है। लेकिन स्टेट का एक संस्था है, कौन सा, याद रखिएगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड देता है। कौन सा देता है, याद रखिएगा, ये कौन देता है, अपना राज्य की संचित निधि। कौन देता है, अपना स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड, यानी कि राज्य की संबंधित संचित निधि से पैसा दिया जाता है। किसको, अपने हाई कोर्ट के जज वगैरह को दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा, यह दिया जाता है आपका स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा यह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा में कौन सी कछुए की प्रजाति लौट आई है। याद रखिएगा, नमामि गंगा मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत कौन सा कछुआ जो वापस आ गया है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा हमारा, लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ। तो लाल मुकुट छत वाला कछुआ, जो कछुआ है ना, उसके ऊपर एक लाल तरह का एक मुकुट बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कछुआ फिर से आ गया किस मिशन के तहत, तो अपने नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा की कौन सी कछुआ प्रजाति वापस लौट आई है, तो याद रखिएगा लाल कछुआ वाला, सॉरी लाल मुकुट वाला कछुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था। देखिए क्वेश्चन है ये,
कौन आया था? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? हम सबको पता है कौन आया था, पुर्तगाली आया था। ठीक है, तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था मेरे भाई? तो पुर्तगाली था, है ना, इस बात पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुर्तगाली में एक व्यक्ति था, कौन था याद रखिएगा? 1498 में एक आया था, कौन? वास्को अंकल आए थे। कौन आए थे? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा आया था। क्लियर, इस बात पे ध्यान रखिएगा, 1498 में। चलिए, प्राचीन भारतीय महाकाव्य जिसे अब तक लिखा गया सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है, रामायण, भागवत गीता, महाभारत या बुद्ध चरित्र? आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत। महाभारत याद रखिएगा, महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, पहाड़िया जिस राज्य से स्थित है, चलिए हमारा सेक्शन वहीं तक था, हम कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए आपके। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमने हिस्ट्री के, पॉलिटी के और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील कर लिया। अब आपके बीच आएंगे सर, ठीक है, अब आपके बीच सुशांत सर आएंगे जो कि मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मधुकर सर आएंगे जो साइंस के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोग सफलता की गारंटी की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफलता में एक नया मोड़, एक नया कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाला ये जो विंग्स क्लासेस है आपके लिए साबित हो सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने जीएस का पोर्शन देख लिया। अब हम जो मिसलेनियस पोर्शन जो दरोगा में 7, 8, 9 क्वेश्चन जो मैथ्स से आते हैं, इंग्लिश से आते हैं और हिंदी वगैरह से आते हैं, अब हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपके साइंस के टीचर आएंगे, साइंस और ज्योग्राफी, वो समझाएंगे आपको। तो चलते हैं हम अब अपने पोर्शन की तरफ। मेरा जो पोर्शन है वो कुछ क्वेश्चंस के बाद है। आते हैं हम अपने पोर्शन की तरफ। ठीक है, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा और जिसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आप लोगों को, उसमें आते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग अपने पोर्शन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि चेंज द वॉइस, ही वॉज बीइंग चेज्ड बाय द डॉग्स। वाक्य का वॉइस बदलिए। अब वाक्य का वॉइस बदलने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि क्या ये वॉइस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो पढ़ के लग रहा है ये क्वेश्चन कि ही वॉज बीइंग चेज्ड बाय द डॉग्स, ही वॉज बीइंग चेज्ड बाय द डॉग्स। ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट फॉर्मेट में है, क्योंकि बताया गया कि कोई चेज किया गया कुत्तों के द्वारा, ठीक है, डॉग्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को हम पैसिव वॉइस से किस में चेंज कर देंगे, एक्टिव वॉइस में। और उसको चेंज करने के लिए हमें क्या पता करना होगा कि ये बीइंग चेज्ड बाय द डॉग्स। तो इसमें हमको ये पता करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं पढ़ के, द डॉग्स आर चेजिंग हिम, द डॉग्स आर चेजिंग हिम। नहीं, ये वॉज के जगह पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, वेयर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, द डॉग्स वेयर चेजिंग हिम। ठीक है, वॉज और वेयर तो लगता है, सॉरी। अब हम इसमें द डॉग आर चेजिंग हिम, द डॉग्स चेज्ड हिम, द डॉग्स चेज हिम, द डॉग्स चेज हिम। हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, द डॉग्स चेज हिम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स या 2 त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है जिसमें AB जो देखिए, अब 2 ट्रायंगल है अपने पास, कौन कौन सा, ये 2 ट्रायंगल है अपने पास, ABC और उससे छोटा ट्रायंगल DE और F, DE और F। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है कि AB हमें क्या मिला है, AB हमारा 10 सेंटीमीटर, या ये वाला जो पोर्शन है 10 सेंटीमीटर है,
और ये DE कितना है 8 सेंटीमीटर, ये है हमारा DE 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको पता करना है कि इसका अगर एरिया है तो एरिया किस रेशियो में। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक साइड पता है ना सिमिलर ट्रायंगल का, और इसका एरिया हमको रेशियो पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और इसको हम क्या कर देंगे अलग अलग या फिर होल क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब हमें पता है कि एक साइड इसका क्या है AB बाई DF, यही हमें पता है। ठीक है, AB बटे D हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है, और अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या दो साइड से हम पता लगा लेंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला अपने पास, AB कितना है 10 है और DE कितना है 8 है, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा। ये देखिए कट गया 5 और ये हो गया 4, यानी ये किस रेशियो में है 25:16 के रेशियो में है। 25:16 कहीं दिख रहा है आपको, तो हमें इसका अनुपात ज्ञात हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें कह रहा है कि P के किस मान के लिए x² - 4x प्लस P शून्य के मूल भिन्न का वास्तविक होगा। यहाँ एक्चुअली पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनांट क्या है, डिस्क्रिमिनांट क्या है, और डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू होगा वो रियल वैल्यू होना चाहिए। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनांट का रियल वैल्यू लाने के लिए क्या इसी इक्वेशन x² - 4x प्लस P को क्या हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ax² - bx प्लस c और इज इक्वल टू क्या 0। अब देखिए डिस्क्रिमिनांट निकालने का एक फॉर्मूला है, और क्या है डिस्क्रिमिनांट के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4c, b² - 4c। अब b² - 4c के लिए अब देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, और हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनांट यानी इसका जो वैल्यू होना चाहिए रियल के लिए क्या होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए हमको सारा वैल्यूज पता है। अब हमको क्या पता है b का वैल्यू पता है b, अच्छा यहाँ से हम अलग अलग लिख देते हैं। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू कितना है p। अब अपने इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनांट के इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा b के जगह पे -4 का स्क्वायर -4 और c के जगह पे p, तो कितना आ गया, और ये हमारा कितना होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए 16 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और -4p किससे बड़ा होना चाहिए, इस 4 से इससे बड़ा होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं 16 बड़ा होना चाहिए किससे 4p से, इस -4p को उधर लेके गए तो क्या हो गया, अब p के बराबर क्या होना चाहिए, अब p यहां देखिए यहां से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 16 भाग कर देंगे 4 से तो 4 बड़ा है p से, 4 बड़ा है p से। तो ऐसा कोई इक्वेशन है अपने पास जिसमें ये लिख दे, तो इस इक्वेशन को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई इक्वेशन अपने पास आया p स्मॉलर देन 4, p स्मॉलर देन 4 कितना हो गया p स्मॉलर देन 4, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें कह रहा है कि इन 2022 या फिर 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी और एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। अब जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या हम कर सकते हैं, इसको इससे माइनस कर देंगे, और इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत नहीं है हर जगह कैलकुलेशन का। आपको पता है कि ये कितना है 12,500, 12,500, और कितना का 12,500
6,25,000 का 12,500। हम इससे प्रतिशत निकाल सकते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ये कितना हो गया, इसका 5 गुना ये है और ये 5 से कट गया 20 बार में, यानी अपने को कितना मिल गया 20%। एकदम सिंपल सा। चलिए अब हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड इन अ रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में इफ चलिए हिंदी में पढ़ता हूं मैं, एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3/2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में दिया गया तथा एक्स को 8,550 का लाभ मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अब कोई भी पोर्शन 100% होता है और 3/2 के रेशियो में काटा, इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, 3/2 के रेशियो में इसका इन्वेस्टमेंट है। अब 3/2 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट है तो एक व्यक्ति 60% इन्वेस्ट किया होगा, एक व्यक्ति कितना इन्वेस्ट किया होगा, एक व्यक्ति 40% इन्वेस्ट किया होगा। और इसमें भी 5% से आप क्या समझते हैं, 5% को क्या हम 3 और 2 के रेशियो में 3 और 2 लिख सकते हैं। तो अगर इसमें से 3% वो दान दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 57%। ठीक है, और इसके पास कितना बचा, 2% दान देने के बाद 38%। पर हमें यहां हमें को ये पता करना है कि कितना प्रॉफिट वो कमाया, कितना प्रॉफिट वो कमाया। अब इस प्रॉफिट को हमको पता करने के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 57% जो है वो किसके बराबर है, 85,000। अब देखिए क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये x किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, 3 के, और x को ही लाभ मिला है 8,550। तो कुल 100% ज्ञात करने के लिए क्या हम 57% बराबर 8,550 लिख सकते हैं। और अगर 57% को 8,550 लिख सकते हैं तो 100% कितना हो जाएगा, 100% यानी कुल लाभ, कुल लाभ। अब देखिए 8,550 बटे 57 और गुने 100। अब देखिए ये 57,885 को 15 बार में काटेगा, 57,885 को 15 बार में काटेगा। अब इसको काटने के बाद हम 15 गुने और ये 0 बच गया तो 150 गुने 100 कितना होगा, 15,000। 150 गुने 100 कितना हो जाएगा, 15,000। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि ये देखिए, ये सवाल हिंदी का है और हिंदी का वाक्यांश है। वाक्यांश का मतलब अनेक शब्द दिए गए हैं, उसको एक शब्द कहना है हमको। तो कहा गया है कि जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके, यानी जिसको हम भूलना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या फॉरगेटेबल लिख दिया, यानी भूलनीय, विस्मरणीय यानी जिसको हम भूल जाए, ये भी हो गया भूलनीय। अजेय मतलब जो जीता हुआ, जो कभी हारा ना हो। अजेय का मतलब होता है जो कभी हारा ही ना हो, उसको क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। तो अपने पास बचा कौन सा, अविस्मरणीय, जो कभी भूल नहीं सकते हैं। देखिए मैं कहता हूं आप लोगों को, आपके दादा दादी को आप अगर कभी देखे होंगे तो उनका जो पिक्चर होगा, उनके जाने के बाद भी उनका एक पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। जीवन पर्यंत आप अपने दादाजी को एक पिक्चर के रूप में याद कीजिएगा। तो उसके जगह हम क्या कहेंगे, अविस्मरणीय, जो कभी विस्मित हुआ ही नहीं हो आपके दिमाग से। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी, चलिए हिंदी में, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1,010 और 1 वर्ष में 1,000 हो जाती है, 1 वर्ष में 1,000 होती है। तो वार्षिक ब्याज दर कितना, हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। अच्छा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, SI इंटू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये पता है, जहां P किसका बराबर होता है, प्रिंसिपल, R क्या होता है, रेट होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है। अब हमको पता करने के लिए यहाँ देखिए 2.5 वर्ष में 1,060 कमा रहा है
और 1 वर्ष में वही धनराशि 1000 हो जाए। तो क्या आपको दिख रहा है कि 1.5 वर्षों में हम कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं? एसआई कितना भर रहे हैं 1.5 वर्षों में? 1000 माइनस 1060 माइनस 1000, 1060 माइनस 1000, 1060 माइनस 1000, यानी हम कितना इंटरेस्ट टोटल भर रहे हैं 1.5 सालों में? 60 रुपया। अगर 1.5 सालों में 60 रुपया भर रहे हैं तो क्या 1 साल में हम इसका 40 रुपया ही भरेंगे? ठीक है, 40 का 1.5 गुना कितना होता है? 60। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हमको पता है कि 1 साल में अगर 40 रुपया को इंटरेस्ट कमा रहा है, यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या होता है? अमाउंट माइनस एसआई, अमाउंट माइनस एसआई। तो अमाउंट कितना है अपने पास 1 साल के लिए? 1000 माइनस एसआई 40, यानी प्रिंसिपल हमको मिल गया 960। और अगर प्रिंसिपल मिल गया है, एसआई हमको पता है, तो क्या रेट नहीं पता कर सकते हम? यानी देखिए, अब यहां से रेट का फॉर्मूला भी हो सकता है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इंटू 100 और बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब एसआई अपने को पता है कितना? 40। और देखिए, हर थोड़ा गलत लिख दिया मैं यहाँ पे, 1000 नहीं, यहाँ 100 होगा। 1000 नहीं, क्या होगा? 100 होगा। 40 गुने 100 बटे प्रिंसिपल अपने पास कितना है? 960, और टाइम कितना है? 1 साल का है। अब 0 से ये 0 चला गया, अब ये कितना आ जाएगा? 24 चौका 96, 24 चौका 96। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा अपने को? 25 चौका 100, 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 चौका 24। अब 25 बटे 6 को 25 बटे 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 चौका 24 और बचा 1, तो 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 0.2 समथिंग आएगा। तो 4.2 के लमसम में कोई है? 4.2 के लमसम में, तो 4.2 के लमसम में सिर्फ यही ऑप्शन है अपने पास, 4.17। अब बढ़ते हैं अपने, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है अपना क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि द स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी, डिड यू सी द टॉर्च आई केप्ट हियर? यानी क्या तुमने देखा है जो मैंने टॉर्च यहां रखा था? इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट कहने के का मतलब होता है कि किसी और के द्वारा बोला गया बात हम दोबारा से कह रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी किसमें है? क्वेश्चन मार्क में है। तो क्वेश्चन मार्क का जो इनडायरेक्ट फॉर्मेट होगा वो किस में होगा? इनडायरेक्ट में ही होगा। अब उसको इनडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? द स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी, डिड यू सी द टॉर्च? तो यहां जो है इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? कॉमन और कॉमा और डबल कॉमा के जगह क्या लिखाएगा? वेदर लिखाएगा, वेदर। ठीक है, तो हम कहेंगे, कहीं भी देखते हैं, द स्टोर कीपर आस्क्ड whether he had seen the torch he kept here। सही बात है, हमको पहले ऑप्शन में ही मिल गया क्या? कि whether he had seen the torch, यानी सिक्योरिटी वाला देखा है कि उसने टॉर्च कहाँ रखा है। यानी जो व्यक्ति है स्टोर कीपर, वो पूछ रहा है सिक्योरिटी से कि क्या तुमने देखा है टॉर्च जो मैंने यहाँ रखा था? तो उसको हम क्या लिखेंगे? The storekeeper asked whether he had seen the torch he kept there। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमको मिल गया सही। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के तरफ, जो आज का आखिरी सवाल है मिसलेनियस पोर्शन का। इसके बाद आपको साइंस और ज्योग्राफी का सर आएंगे, मधुकर सर आपको क्वेश्चन डील करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल मिसलेनियस के, कि A can complete a work in 6 days, B in 9 days, तो how many days will it take to complete the work? अब देखिए,
एक किसी काम को 6 दिन में करता, तो एक दिन में करने में उसको एक दिन में कितना पोर्शन करेगा, 1/6। और 9 जो बी है वो 9 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना पोर्शन करेगा, 1/9। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 18, तो ये 3 और ये कितना 2, यानी एक दिन में वो 5/18 काम करेगा। तो टोटल काम को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको बस उलट देना पड़ता है, 18/5। तो 18/5 से हमें क्या मिल जाएगा, 5×3 = 15 और 3 बचा तो कितना हो जाएगा 6, 3.6 डेज। आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको आपके ज्योग्राफी के सर आएंगे इस क्वेश्चन को बताने के लिए, समझाने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के अगले पोर्शन की तरफ, ठीक है। अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो सर आपको डील करेंगे, जहां तक जीएस वाले सर आपको बता दिए थे वहां से आगे वो सर आपको बताएंगे, ठीक है। अब ला देता हूं मैं उनके लिए, ठीक है। अब आ गया सर का पोर्शन, जो सर अभी आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से, इस स्लाइड से आगे का सारा सवाल आपको आपके ज्योग्राफी के सर करेंगे। धन्यवाद। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी देख चुके हो, 2 सेक्शन हमारा तो बिहार दरोगा का जो ये सीरीज है, क्वेश्चन डिस्कशन ये चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी आपने टेस्ट दे दी है और इसका डिस्कशन आप देख रहे हो। चलिए, तो बिहार दरोगा इस बार वर्दी सीरीज में आपको वर्दी बिल्कुल प्राप्त करा के रहेगा विंग्स क्लासेज। चलिए, तो विंग्स क्लासेज की तरफ से आपको जो डिस्कशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, चलिए इसमें शुरू करते हैं। साइंस और ज्योग्राफी सेक्शन हम देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिल्स एंड स्टेट्स दे लोकेटेड इन द करेक्ट मैचली। पहाड़िया और जिस राज्य में वे स्थित है पर कौन सा युग सुमेलित है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इलायची पहाड़ी ओडिशा में। नहीं, इलायची पहाड़ी तो ओडिशा में नहीं है, इलायची पहाड़ी तो केरला में है। सुमेलित नहीं है ये ना, क्यों, क्योंकि केरला में है, ओडिशा में नहीं है। नेक्स्ट लिखा है गढ़जात, ये ओडिशा में है। 2 मैच नहीं किया। कैमूर पहाड़ी या बिहार, बिल्कुल। तो बिहार दरोगा दे रहे हो, ये तो आपको पता ही होगा कि कैमूर पहाड़ी या बिहार में है, तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट है महादेव पहाड़ी या केरल, नहीं, ये गुजरात में है। चलिए, तो हम लोगों ने आंसर खोज के अपना निकाल ली है। आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया बी हो गया। क्यों, क्योंकि कैमूर कहाँ है, बिल्कुल कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ है, बिहार में है ना, बिल्कुल कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, सही बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जौ ऊर्जा एक गैर पारंपरिक स्रोत है, इसमें से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है ना। तो इन ऊर्जा जो भी देखोगे, एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो आप देखोगे कि क्या है, पारंपरिक सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हम यूज करते आ रहे हैं और ये खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यही क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये खत्म नहीं होने वाला। आप जितना यूटिलाइज कर लो, हमारे जनरेशन में या अगला 10 जनरेशन तक तो खत्म नहीं होगा। चलिए, तो आप देखोगे सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, ठीक है। तो ये तो पारंपरिक ऊर्जा नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है जियोथर्मल, ये भी पारंपरिक नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा भी नहीं है, ये 3 का 3 नहीं है। इसमें पूछ रहा है पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो चलिए, पारंपरिक स्रोत नहीं में थोड़ा सा हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा। तो आपका परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा में आपको पता है क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। 1 मिनट रुकिएगा, हम अपने टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर लें। देखते रहिए आप लोग क्वेश्चन।
चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में यूनिट का पावर क्या यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। चलो तो आप देखोगे सबसे पहले दिखा है किलोवाट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होता है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए। वाट तो नहीं होता है, जूल भी नहीं होता है। आप देखोगे हॉर्स पावर, बिल्कुल हॉर्स पावर यूज होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए हॉर्स पावर क्या होता है, एक हॉर्स पावर में लगभग 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। तो इतना बड़ा जब यूनिट होता है, किसी इंडस्ट्री में यूज होगा तो बहुत ज़्यादा यूज होता है ना एनर्जी। तो कोई भी मशीनरी वगैरह यूज होता है तो देखोगे उसको हॉर्स पावर में नापते हैं ना, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो 8 का डी हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में इसमें से कौन सा एसिड अवेलेबल होगा, ठीक है। तो विनेगर का CH3COOH ये फॉर्मूला अवेलेबल रहता है। अब देखो ये क्या है, 2 कार्बन है कि नहीं, कार्बन का संख्या 2 है ना, 2 है, यानी कि एक बात आ गया क्या, ईथ, और इथेनोइक एसिड है तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। चलिए तो इथेनोइक एसिड में से देखते हैं कौन सा लिखा, मीथेनोइक नहीं होगा, इथेनोइक एसिड यही तो हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। तो 11 का बी आंसर हो रहा ना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड इज यूज टू मेक क्रिकेट बैट। अच्छा देखिए क्रिकेट बैट किस बैट से होता है, इसके लिए आपको देखोगे कि कश्मीर में एक स्पेशल प्रकार की लकड़ी पाई जाती है। कहाँ कहाँ, कश्मीर में पाई जाती है। कौन सी लकड़ी, विल्लो नामक एक लकड़ी पाई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में होती है, इंडिया में खास करके, उससे ही बैट बनाई जाती है। वो हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है, टिकाऊ भी होता है, और बॉल पड़ने के बाद थोड़ा दूर तक बॉल जाता है। हल्का होता है सबसे बड़ा चीज़ है, और मजबूत होता है। तो विल्लो जो लकड़ी होता है इसी का बैट बनाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, ये इंडिया के जे.एंड.के में जनरली बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कौन, विल्लो की लकड़ी। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन हमने देख ली। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलो तो हम लोग अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं ना। वैसे ही कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करके पौधे खाना बनाते हैं, तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। अब एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है CO2 प्लस H2O, और किसमें खाना बनता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाता है ना, क्या C6H12O6 प्लस O2 प्लस वगैरह वगैरह जो बने, यही हमारा फूड है ना पेड़ पौधों का। तो किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट ही आंसर हो जाएगा, है ना। फोटोसिंथेसिस बस एक प्रोसेस है ना। चलो तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोफोर्स यानी हाइड्रोफाइट्स में विशेषकृत होते हैं। आप देखोगे हाइड्रोफाइट्स उसको बोलते हैं, वो ऐसे जड़ को जो जमीन के अंदर पाया जाए, वाटर के अंदर पाया जाए, उसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। और कौन सा पार्ट, जड़। तो जड़ जो वाटर के अंदर पाया जाता है उसी को हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। कौन सा पार्ट, जड़। इसमें जड़ देखिए तो क्या है, रूट्स। बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 16 का बी ही होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड ऑन 3 साइड फ्रॉम बांग्लादेश। चलिए बांग्लादेश से कौन सा 3 साइड से घिरा हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा है आपसे। चलो तो देख ही लेते हैं। चलिए ये बताओ तो कौन सा स्टेट है, आप लोग बताओ ये कौन सा स्टेट है। ये जो छुटकू सा है इसका नाम है त्रिपुरा। और देखिए ये पूरा का पूरा बांग्लादेश है कि नहीं, तो यहाँ बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश, तो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। कौन घिरा हुआ है, त्रिपुरा घिरा हुआ है। चलिए तो 7 सिस्टर में से जो सबसे नीचे में यहाँ पे जो स्टेट है वही है ना त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो देखते हैं कौन है, आंसर डी में मिल गया। त्रिपुरा घिरा हुआ है किससे, 3 तरफ से, बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा हुआ, 7 सिस्टर का एक स्टेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पास हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित
आभासी और सीधा बनेगा। अभिवर्धित मतलब बड़ा, और शीशा के अंदर आभासी, साथ ही साथ क्या बोला, आभासी और सीधा हो। सीधा और आभासी का मतलब समझ रहे हो, शीशा के अंदर बनेगा तो क्या होगा, इस कंडीशन में कब बनेगा, ये कंडीशन एक ही कंडीशन क्रिएट हो सकता है कि अंदर में बने, कि जब ये पोल है, ये फोकस है, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट रख दो तो क्या होता है, इस केस में कि ऑब्जेक्ट तो कहीं मिल नहीं पाएगा, तो इसी को आगे बढ़ा के फोटो बनाते हैं हम ना, इमेजनरी ऑब्जेक्ट। तो देखो बड़ा भी बन रहा है, सीधा भी बन रहा है, बड़ा सीधा और इमेजनरी बन रहा है कि नहीं, यही तो बोल रहा है कि बड़ा बने, सीधा बने, इमेजनरी बने। कंडीशन क्या बना, पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच, बिटवीन F1 और O, हाँ बिल्कुल, पोल और फोकस के बीच में अगर रखोगे तभी एक ही कंडीशन बनेगा जिससे ये हो सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है, चलिए तो पढ़ते हैं। पहला है अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, परिणामी कोषों में गुण सूत्रों की संख्या 2 गुनी होती है। हाँ, ये पहला तो गलत है और दूसरा हमारा सही आंसर है। चलिए तो सही आंसर हो गया दूसरा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालेस रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच बस वनस्पति जगत और प्राणी जगत को पृथक करती है। चलो तो ये क्वेश्चन है, क्या है वालेस रेखा। वालेस रेखा आप देखोगे कि साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया में कितने कंट्रीज हैं, लगभग 10 कंट्री है ना। साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह एक क्या है, बॉर्डर टाइप का जो बिहेव करता है, ट्रांजिशन जोन कह सकते हो, जो किसको, वनस्पति जगत को और प्राणी जगत को अलग करता है। तो चलो तो इसमें देखते हैं, इसमें एशिया का कोई मेंशन ही नहीं है, नहीं होगा, टियागा एंड नहीं, मैक्सिको कहाँ चले गए, ये है साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। तो डी जवाब हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 38 का डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। ये लॉन्गेस्ट कैनाल पूछा है, रिवर नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लॉन्गेस्ट कैनाल की जहां तक बात पता देखी जाए तो ये चाइना के अंदर एक नदी है, चाइना के अंदर एक नदी है, कौन सा नदी, होंगझाऊ करके एक नदी है, उसी पे बना हुआ है ये ग्रैंड नहर, ग्रैंड कैनाल। तो होंगझाऊ ये सब में तो है नहीं, तो एक ही बनता है, फिर क्या, देखो बीजिंग होंगझाऊ रिवर का नाम है ग्रैंड कैनाल, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। ये चाइना में अभी प्रेजेंट में यही टॉप पे है ना। सबसे बड़ा नहर पूछा है, कैनाल, नदी नहीं, नदी में। अच्छा चलो कमेंट करके आप लोग बताओगे कि सबसे बड़ी नदी कौन है हमारे दुनिया की, और दूसरा क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी कौन है और सबसे लंबी नदी कौन है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित वाहनों में निर्वतन सबसे अविषालु धातु प्रदूषक, तो ये तो लेड हो जाता है ना। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन फैलाता है यानी कि टॉक्सिक मेटल कौन होता है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, लेड ऑक्साइड जो होता है ना, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, लेड ऑक्साइड है ना। शीशा बॉडी में अंदर जाते ही बहुत सारा साइड इफेक्ट क्रिएट करके देता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लेड। चलिए तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, लेड। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं, प्रोसेसिंग स्टोर, आउटपुट, स्टोरेज और इनपुट। प्रोसेसिंग स्टोर, वेयर इज द डाटा एंड प्रोसेस प्रोग्राम्स यूज टू कंप्यूटर। चलिए तो बताइए, तो प्रोसेसिंग स्टोर में होता है, आउटपुट में होता है, स्टोरेज में होता है या इनपुट में होता है, फटाक से आंसर बताइए आप लोग, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन कौन सा, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट, स्टोरेज या इनपुट। प्रोसेसिंग स्टोर, आप देखोगे कि कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला डाटा प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा, ये स्टोरेज में स्टोर होगा ना। चलिए तो 45 का सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन किससे होता है, प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन भारत में ईंधन स्रोतों से, ठीक है। अब देखिए, कोयले को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, CO2 निकलता है ना, एक प्रदूषक है, ठीक है। पॉपुलेशन, फायरवुड को जलाते हैं जलावन द्वारा, इसमें से भी CO2 निकलता है, ये भी है।
गार्बेज बर्निंग, इसमें से बहुत सारा निकलता है वेजिटेबल वेस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में पूछा, सब का सब देख रहे हो कि पॉल्यूशन फैलाएगा ही। सबसे ज्यादा अमाउंट की बात अगर किया जाए तो आप देखोगे कि जो जलावन द्वारा होता है ना, अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग खाना जो होते हैं वो जलावन को जला के खाना बनाते हैं ना, या फिर जंगल ही जल गया, तो बिल्कुल यही फायरवुड ही सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। ठंडी के दिन में हम लोग जो पुआल या कुछ भी जलाते हैं, या फिर आप देखोगे कि पंजाब में और हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में जैसे ही गेहूं की कटनी होती है, उस टाइम जितना भी पुआल होता है सबको जला दिया जाता है ना। और जो जलाया जाता है, या फिर धान का कटनी और गेहूं का कटनी, वो सब क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज ना करके खेतों में जला देते हैं। और वही जो धुआं निकल के ऊपर जाता है, उसके बाद दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यह रीजन है। क्वेश्चन नंबर 45। चलो 49 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सूत्र 2n² में n का क्या दर्शाता है। अब देखो 2n² जो है ना, इसमें n दर्शाता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, या नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलो, या कक्षा की संख्या बोलो। चलो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में दिए गए कोषों की संख्या, मौजूद वैलेंसी, नहीं यही हो जाएगा ना। सेल का नंबर वही तो हम बता रहे थे, यानी कि सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित मौत उत्पन्न कर सकता है। चलिए, तो रक्त धारा को कौन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो आप देखोगे कि जब भी कार्बन को लेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, किसी भी कार्बन को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप देखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये जाके ब्लड में ज़्यादा अमाउंट जब होगा, ब्लड में जाके मिक्स होके ब्लड का क्लॉटिंग या ब्लड को डिटोरिएट कर देता है और मौत का कारण बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व देखिएगा, इसमें दो तरह का आंसर आता है। कोई जैसे मान लो कि बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन है कार्बन डेटिंग में जो हमको ये बताया कि 4.5 बिलियन ईयर्स का हमारा अर्थ है। ठीक है, या फिर मान लो कि जो चट्टान है ना, पृथ्वी पे जो चट्टान है उसका एज कैलकुलेट करते हैं तो मात्र 3.5 बिलियन ईयर्स बताता है। तो सबूत का अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो सबूत को मद्देनजर देखते हुए 3.5 बिलियन ईयर्स ही होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों तो होगा नहीं, 35 बिलियन ईयर्स लिखा हुआ, 3.5 मिलियन नहीं बिलियन ईयर्स, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। ये हमारा जो रॉक्स है ना, रॉक्स का एज कैलकुलेट करके बताया गया है। बहुत सारा सिस्टम आप कहीं कहीं 4.5 बिलियन ईयर्स भी देखोगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो भी सही है। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक स्थित है ना। तो आप देखोगे कि पूर्वोत्तर घाटी, ठीक है, और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक जब देखा जाए तो ये आर्कटिक ओशियन में स्थित है। कहाँ है? आर्कटिक नहीं, अटलांटिक ओशियन में, सॉरी, ये कहाँ स्थित है? अटलांटिक ओशियन में। या इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, ये अटलांटिक ओशियन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को पता है ना क्या बोलते थे? तुला भार बोलते थे। एक साइड एक वस्तु और दूसरे साइड दूसरा वस्तु रख के एक्सचेंज किया जाता था ना। तो इसका आंसर आप बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो आप, तुला भार। ठीक है, यानी 64 का तुला भार हो जाएगा। मोबाइल चलाने वाले सर थोड़ा इधर देखिए। तो इकाई वाट को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इकाई भार को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आप देखो, 1 वाट इज इक्वल टू, देखोगे कि पावर इज इक्वल टू VI होता है ना, ये वाट है और ये क्या है? वोल्टेज, यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर, है ना। तो वोल्ट इंटू एम्पियर यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखोगे आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बार्ले, राइस, मिलेट और टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आप देखोगे कि बार्ले जो होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और फर्टाइल सॉइल में होगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे यानी कि ए में क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसका 1 नंबर गायब कर दिया गया है। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? अच्छा है, 1 का 2 में यहाँ चला गया है ना। ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, इसलिए हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन ही देख लेते हैं।
क्वेश्चन कौन सा है? 76, क्वेश्चन नंबर 76। चलिए, तो 76 का देखोगे क्वेश्चन 1 नंबर में क्या लिखा हुआ? तब तर शुष्क जलवायु तथा अल्प हॉट एंड ड्राई। हाँ ठीक है, चलिए इधर उधर बस हो गया है, नहीं तो ठीक है। तो आप ए में क्या होगा? ए में 2 ही होगा, ठीक है, ये तो अपने आप सही कर दिया गया, ए में 2 लगा दिया गया है। राइस देखोगे कि इसमें 4 ही होगा, क्वेश्चन को अपने आप सुधार दिया गया है ये, ठीक है। तो ये एकदम आंसर वाइज सुधार दिया गया, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो जो है आंसर वाइज सुधार दिए हैं हमारे टेक्निकल महोदय जी, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसका आंसर ही सुधार कर रख दिए हैं सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेलवे ने रेलवे सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए किसके साथ सहयोग किया है? चलिए, तो पश्चिमी रेलवे किसके साथ सहयोग किया है अवेयरनेस फैलाने के लिए? तो ये छोटा भीम के साथ है ना। किसके साथ? छोटा भीम। छोटा भीम का लड्डू याद है ना आपको? सबसे ज्यादा ताकत किसमें है? छोटा भीम का लड्डू में, बिल्कुल। तो 78 का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अणुओं को कौन सा एक डबल संयोजक बंधन द्वारा जड़ा हुआ है? तो देखो ये क्या है? Cl2। Cl2 क्या होता है? अच्छा, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था है ना, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। डबल बॉन्ड पूछ रहा, O2। हाँ, ऑक्सीजन बिल्कुल हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था है, तो बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा, स्किन। अगर लीवर, त्वचा नहीं रहता तो लीवर के बारे में सोचते, त्वचा सबसे बड़ा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक को माइक्रोचिप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जैक विली को। किसको? जैक विली को माइक्रोचिप के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसमें है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हरित लवण। फिर से इस क्वेश्चन को मिला दिया गया है, सामने सामने कर दिया गया है, तो फोटोसिंथेसिस में बिल्कुल यही होगा, ये भी यही होगा। रेस्पिरेशन में बिल्कुल बिल्कुल, तो यही आंसर हो जाएगा। 1 में ए में 2, ए में 2, बी में 1, बी में 1, सी में 3, सी में 3, डी में 4, डी में 4, यानी कि हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैचिंग वाले क्वेश्चन को ऑलरेडी हमारे टेक्निकल टीम ने मिला के रख दी है आपके लिए। चलो, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या होगा? कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खोलोगे तो कमरा का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, घटता बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होगा? बढ़ जाता है। रूम बिकम एज कोल्ड एज फ्रीज, नहीं। द रूम टेम्परेचर बिकम कूलर, नहीं। रूम विल इवेंचुअली बिकम वार्मर, हाँ बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म हो जाता है, बताए ना, बिल्कुल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है? तो सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है, देखो, हाइड्रोजन भी कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही आंसर होगा। हाइड्रोजन ही कन्वर्ट होते रहता है, किसमें? हीलियम में, तो एनर्जी बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर? एम्पलीफायर क्या करता है? किसी चीज को एम्पलीफाई कर देता है ना, बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो संकेत कमजोर करता है, नहीं। विरूपत पैदा करता है, नहीं। दोनों, ये नहीं। ए में देखो क्या लिखा है, अगर संकेतों की शक्ति या वोल्टता को बढ़ाता, बिल्कुल वही तो बोले, तो ए आंसर हो जाएगा 91 का, बिल्कुल सही पकड़े हो आप लोग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 93, ठीक है। भारत की नदियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा से होता है, बिल्कुल सही है। नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, कौन सा नदी? कृष्णा नदी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, कावेरी रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल, कर्नाटका, ये भी सही है। गोदावरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम जबलपुर, नहीं। गोदावरी तो महाराष्ट्र से निकलता है ना, बिल्कुल, यहाँ से नहीं निकलता, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, तो यही गलत है ना, तो इसका आंसर गलत ही तो पूछा है, तो डी आंसर हो जाएगा 93 का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता का लक्षण किस रोग के संकेत है? अब देखो, यूरिया या यूरिक एसिड, अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बढ़ा तो क्या होगा? गाउट का समस्या क्रिएट कर देता है, यानी गठिया का समस्या, ये जितने भी बोन होते हैं उस पर ज्वाइंट करके पेन क्रिएट करता है, तो क्या हो जाएगा? गाउट, यानी कि गठिया। 97 का बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? पेयजल को, तो ब्लीचिंग पाउडर ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर कीटाणु रहित यूज करने के लिए किया जाता है ना, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलिए, ये 2 क्वेश्चन है। फेनिन का प्रयोग घरेलू कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है, फिनाइल का, बिल्कुल करते हैं ना, फेनिल लिखा हुआ है लेकिन फिनाइल पढ़ो आप। फिनाइल का प्रयोग कीटाणुनाशक घरों में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। फेनिल का फिनॉल युक्त है, फिनॉल एक प्रभावी
रोगाणुनाशी है। बिल्कुल, क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि रोगाणुनाश होगा तो सही है, तो यही होगा। बहुत सही भी है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा। चलिए, ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट कहाँ सबसे अधिक होता है? कहाँ सबसे अधिक होता है? तो आप देखोगे कि वेयर इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ होगा? जहाँ वर्षा वन ज्यादा होगा, यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में वर्षा ज्यादा होता है ना, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर ली। ये हुआ आपका डिस्कशन। तो आज का ये दरोगा का टेस्ट सीरीज खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि अभी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है, वो सारा का सारा इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, और बिहार दरोगा का भी। तो अभी हम लोग आपका क्लास स्थगित करते हैं। क्लास का डिस्कशन 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। आगे ऐसे ही टेस्ट देने के लिए आपको मिलना पड़ेगा खेमनी चौक, नया चौक, पटना, विंग्स क्लासेस के ऑफिस में। यहाँ ऑफलाइन एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ली जाती है और पूरा का पूरा डिस्कशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है कंसेप्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।